आज हम पढ़ेंगे हमारा ओरेकल का आर्किटेक्चर। और उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ओरेकल है क्या चीज़ और व्हाई आर वी स्टडिंग इट्स आर्किटेक्चर। ओरेकल एक डेटाबेस है और आर्किटेक्चर का मतलब हम ये देखेंगे कि एक सिस्टम जो एक रिक्वेस्ट लेगा, एक क्वेरी लेगा, एक यूज़र की एक रिक्वेस्ट लेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, या तो कोई डाटा स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर, या उस क्वेरी के मुताबिक कोई डाटा यूज़र को दिखा देगा। या तो यूज़र कह रहा होगा कि मेरी डेटाबेस के अंदर दो तीन ये नए नाम ऐड कर दो, सेव कर लो, कुछ और सेव कर लो मेरी डेटाबेस के अंदर। या यूज़र कहेगा कि मुझे दिखाओ जो मैंने तुमसे क्वेरी मांगी है। फॉर एग्जांपल यूज़र कहते हैं कि आ, मुझे हर उस स्टूडेंट का डाटा दिखाओ स्टूडेंट की टेबल के अंदर जिसका नेम एच से शुरू होता है। दिस इज अ क्वेरी। और ओरेकल आपको हर वो स्टूडेंट का डाटा दिखाएगा जिसका नेम एच से शुरू होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसका जो पूरा फ्लो है, इसको हम कहते हैं ओरेकल का आर्किटेक्चर, कि ये वर्क किस तरह से करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है यूजर प्रोसेस। दिस इज अ कंप्यूटर, consider it just as a computer. Okay, this is just a computer. अब यूजर प्रोसेस यानी कंप्यूटर जो यूजर है जिसके थ्रू वो क्यूरीज दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है डेटाबेस को, उधर एक यूजर प्रोसेस बनता है कंप्यूटर के ऊपर। नाउ ये यूजर प्रोसेस क्या है? यूजर प्रोसेस के अंदर एप्स, वो ऐप आ जाएगी जिस ऐप को यूज करके डेटाबेस चल रही है। ओके, एसक्यूएल का टूल आ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस की जो लैंग्वेज होती है वो आ जाएगी। वो सब कुछ यूजर प्रोसेस के अंदर आ जाएंगी। मतलब कंप्यूटर के उस ऐप के थ्रू, जिस ऐप के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी जैम्प थी, जैम्प के थ्रू वी वर एक्सेसिंग our SQL, that is a part of user process. But right now we are studying Oracle, तो Oracle की ऐप होगी यूजर प्रोसेस के अंदर। तो यूजर प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें आ गई, कंप्यूटर और वो ऐप वगैरह। अब यूजर प्रोसेस यूजर प्रोसेस से क्यूरी जाती है सर्वर प्रोसेस के पास। नाउ व्हाट इज सर्वर प्रोसेस? सर्वर प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हमारा सारा मेन काम करता है, यानी दिस इज द प्रोसेस जो आगे रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस के पास कि या तो उसने कोई डाटा को रीड करना है, या तो कोई डाटा रिट्रीव करना है, या तो कोई डाटा लेना है, या कोई डाटा देना है। वो सारा काम सर्वर प्रोसेस करेगा। या कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है, या कुछ डिलीट करना है डेटाबेस, सारी की सारी काम वो सर्वर प्रोसेस करता है। नाउ there is a concept of PGA. PGA means Program Global Area. Now, what is a process? What is the function of PGA, Program Global Area? PGA is a private memory for each user. यानी हर यूजर, हर कंप्यूटर के पास उसकी एक अपनी प्राइवेट मेमोरी होगी हर प्रोसेस के लिए। For every distinct process एक प्राइवेट मेमोरी एलोकेट होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे टेम्पोरेरी, जो टेम्पोरेरी तरीन चीज़ें होती हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे वेरिएबल्स, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब तरतीब वगैरह, वेरिएबल्स की तरतीब, वेरिएबल्स जस्ट टेम्पोरेरी तरीन चीज़ें जिनको कहीं सेव नहीं करना। ओके,
वो आ जाती है पीजीए प्रोग्राम ग्लोबल एरिया के अंदर। ये हर यूजर प्रोसेस का प्रोग्राम ग्लोबल एरिया साथ बनता है। ओके, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। Now we should move forward. Now प्रोग्राम ग्लोबल एरिया पढ़ लिया क्या होता है। Now we should see कि डेटाबेस की इंस्टेंस क्या होती है। Let us make a database instance. Database instance. Okay, so डेटाबेस इंस्टेंस क्या होती है उसको समझने से पहले हमें ये देखना है कि इंस्टेंस के अंदर होता क्या क्या है। डेटाबेस की इंस्टेंस के अंदर इंस्टेंस का एक और मतलब भी है। इंस्टेंस हर वो चीज होती है जिसका कोई अम, जो एक किसी चीज की या तो कोई कॉपी हो। ओके, किसी चीज की कोई कॉपी हो जिसका कोई एग्जैक्ट ठोस वजूद ना हो, वो इंस्टेंस कहलाती है। किसी चीज की कॉपी हो गई। Now this is database instance. This is not the actual data. जो database में actual data है ये वो चीज नहीं है। This is a database instance. और instance जो है हमारी that is part of two other things. Okay? Database instance के अंदर दो चीजें होती हैं। Number one, um, this पूरा box is database instance. Okay? Now database instance के अंदर दो चीजें होती हैं. Number one, it is, sorry, let me just select red color. Now this red box, now this red box, this is SGA. SGA, or also known as Shared Global Area. Okay, we have already talked about Program Global Area. This is for temporary storage of variables just for the user processes. Now, ये जो SG होता है हमारा shared global area, this is you can also call it memory or RAM. Okay, memory और RAM. RAM का जो जो आपके जहन में RAM से मतलब आ रहा है वही ही मतलब है, ये वही चीज है shared global area. This is also RAM. Wait, I got a message. Okay, so as we were discussing, what is SGA? Now, SGA is shared global area, or we can also call it memory or RAM. Now, this is shared memory between all the users, but PGA was for only PGA was allocated for each user separately. That means each user get a separate PGA program global area memory, but it was also for temporary storage like variables etc. Now we are discussing SGA or global shared global area. It is also known as system global area.
This is just a memory or RAM. Okay. And why is memory or RAM important? Why don't we just store data in hard disk or like SSDs, solid state drives, SSDs, our hard drives of computers? Why don't we store the data directly in hard drives? The actual data files of database are stored in hard drives, but there are um, some things जिनको फास्ट एक्सेस करना होता है. अक्सर कोई क्यूरी आती है, उसको फास्ट एक्सेस करना होता है, तो हम उसको रैम के थ्रू एक्सेस करते हैं, बिकॉज रैम की स्पीड हार्ड डिस्क की स्पीड से काफ़ी तेज़ होती है. रैम के अंदर अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो उसको हम बहुत तेज़ी से रिट्रीव कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदर देन हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में से अगर एक ही सेम डाटा ढूंढना है तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा. बट इफ़ वी डू इट ऑन शेयर्ड ग्लोबल एरिया तो वो टाइम हमें कम लगेगा, because shared global area is our RAM. Now let's just move forward to the components of shared global area. Shared global area के अंदर furthermore एक शेयर्ड पूल होता है, इसको हम कहते हैं शेयर्ड पूल. नाउ नाउ इस शेयर्ड पूल के अंदर दो दो चीज़ें होती हैं. इस टुकड़े को जो शेयर्ड ग्लोबल एरिया के अंदर है, इसको शेयर्ड पूल बोलते हैं. और ये सब कुछ हमारा SGA के अंदर है. SGA is our RAM. Okay. Now this shared pool also has two things. Number one is library cache, and number two is dictionary cache or data dictionary cache. Now we can say the first name is library cache and the second one is data dictionary cache. Now let's just understand the difference between library cache and data dictionary cache. ओके, अब जो डाटा हमारे जो क्वेरी है वो हमारी यहाँ से डेटाबेस इंस्टेंस के पास आ चुकी है. ओके. अब हम डेटाबेस इंस्टेंस को पढ़ रहे हैं, और डेटाबेस इंस्टेंस का जो पहली चीज़ हम डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर पढ़ रहे हैं उसका नाम है SGA, शेयर्ड ग्लोबल एरिया. और शेयर्ड ग्लोबल एरिया के अंदर एक चीज़ है शेयर्ड पूल. उसके अंदर फर्दर टू मोर चीज़ें हैं, लाइब्रेरी कैशे एंड डाटा डिक्शनरी कैशे. नाउ library cache. What is library cache? Library cache is simply a cache which stores the SQL queries. जिस तरह से हमने बोला कि एक कंप्यूटर ने आके क्यूरी चलाई कि मुझे हर स्टूडेंट का नेम दे दो. जो 1 लाख स्टूडेंट हैं, जो 10 लाख स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका नेम H से शुरू होता है. अब ये जो क्यूरी हमारी चली यहाँ पे, दिस क्यूरी जो हमारी क्यूरी चली, अब ये क्यूरी अगर हम मतलब जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा. घंटा 2 घंटा भी लग सकते हैं अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई हुई अच्छी डेटाबेस की, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सारे रिजल्ट इकट्ठे करने में. बट
जो हमारे लाइब्रेरी कैशे है, जितनी भी क्यूरीज चलती है लाइब्रेरी कैशे उनका ना कैशे बना के स्टोर करता जाता है। जिस तरह से ब्राउज़र पे अक्सर आता है ना कि आर यू श्योर यू वांट टू स्टोर योर कुकीज़ कैशे वगैरह, ये वही चीज़ है। तो ये सारा कैशे उसके अंदर स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, जब आप ज़िंदगी में कोई वेबसाइट पहली दफ़ा ओपन करते हो ना, तो उस वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लगता है। जब उसी वेबसाइट को बाद में जब भी ओपन करते हो, आपका ब्राउज़र फटाफट उस वेबसाइट को ओपन कर देता है। अब ये फटाफट जो ओपन कर रहा है उसकी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसका कैशे ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। नाउ ब्राउज़र को पता है कि ये वेबसाइट किस तरह की है और इसको किस तरह से ओपन करना है तेज़ी से। अब जितनी भी क्यूरीज होती हैं कि मुझे को स्टूडेंट दो जिनका नेम एच से शुरू होता है या इस तरह की जितनी भी क्यूरीज, ऑल द एसक्यूएल क्यूरीज, एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम कोई भी क्यूरी चलाते हैं डेटाबेस के ऊपर। तो सारी हमारी क्यूरीज लाइब्रेरी कैशे के अंदर स्टोर हो जाती हैं कि फॉर एग्जांपल इफ द सेम क्यूरी कम्स अगेन, अगर वो क्यूरी दोबारा आ जाए तो फिर दूसरी दफ़ा फास्टर रिजल्ट्स मिले, दूसरी दफ़ा प्री प्रोसेसिंग ना हो। ओके, दोबारा से वो पूरा प्रोसेस दोबारा ना चले, इस दफ़ा फास्टर रिजल्ट्स मिले क्योंकि जो हमारा डेटाबेस हो उसको अनुभव हो पड़ा, तो इसलिए रैम के अंदर, शेयर्ड पूल के अंदर, लाइब्रेरी कैशे के अंदर वो सारी की सारी क्यूरीज स्टोर होती जाती हैं। फिर आ जाती है हमारा ये डाटा डिक्शनरी कैशे। डाटा डिक्शनरी कैशे के अंदर मेटा डाटा होता है। डाटा डिक्शनरी कैशे के अंदर क्या होता है? मेटा डाटा। लाइब्रेरी कैशे के अंदर क्या होता है? एसक्यूएल क्यूरीज। हम लिख देते हैं यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं, और डाटा डिक्शनरी कैशे के अंदर हमारे पास मेटा डाटा होता है। अब मेटा डाटा आपके जहन में आ रहा होगा क्या होता है? मेटा डाटा का मतलब है डाटा about data is known as metadata। अब जो metadata है उसका इधर इधर से क्या ताल्लुक है? metadata का मतलब कि टेबल्स के नेम्स, कॉलम्स, कॉलम्स के नेम्स, मेजर relations in among tables, um, you can say the data about the data। मतलब एक टेबल है तो उस टेबल टेबल का डाटा तो हमारे सारे टेबल के अंदर स्टोर है, जो यूजर्स है। बट टेबल का जो नाम है वो भी तो एक डाटा है ना, डाटा का डाटा है। ओके, दैट इज मेटा डाटा। ये सब कुछ हमारे डाटा डिक्शनरी कैशे में स्टोर होता है। अगर ये सब चीज़ों को रैम के अंदर स्टोर नहीं करोगे तो उसको पहले टाइम लग जाएगा। किस चीज़ में टाइम लग जाएगा? टेबल का नाम से टेबल को ढूंढने में। बट अगर सब टेबल के नेम्स वगैरह डाटा डिक्शनरी कैशे में पड़े होंगे और रैम के अंदर पड़े होंगे, और रैम बहुत फास्ट होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क के मुकाबले में, तो वो इजीली ढूंढ लेगा कि किस टेबल के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है ना। ये तो हो गया हमारा शेयर्ड पूल। शेयर्ड पूल के अलावा यहाँ चार चीज़ें और होती हैं हमारे शेयर्ड ग्लोबल एरिया के अंदर, जिसको सिस्टम ग्लोबल एरिया भी बोलते हैं। चार चीज़ें और होती हैं। वन, टू, क्या? तो मतलब कि चार चीज़ें और हो गई हमारे पास। जिसमें हमारी पहली चीज़ है डेटाबेस, बफर,
कैशे, और या हमारी दूसरी चीज आगे जिसको हम कहते हैं जावा पूल। थर्ड चीज हमारे पास आ गई रीडू लॉग बफर। फोर्थ हमारे पास आ गई लार्ज पूल। नाउ अच्छा, तो डेटाबेस बफर कैशे को हम देखते हैं कि डेटाबेस बफर कैशे हमारे पास क्या चीज़ है। Remember, all this is a part of shared global area which is RAM. तो इसके अंदर कितनी चीज़ें आ गई हमारे पास? पांच। शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर कैशे, रीडू लॉग बफर, जावा पूल और लार्ज पूल। अब ये पांच चीज़ें हैं, टोटल छः भी बोल सकते बिकॉज इसमें दो हैं, लाइब्रेरी कैशे और डाटा डिक्शनरी पैसे, दोनों चीज़ें are a part of shared pool, तो we can say कि हमारे पास टोटल पांच चीज़ें हैं। shared pool, database buffer cache, redo log buffer, large pool and java pool। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो ये डेटाबेस बफर कैशे है ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो डेटाबेस बफर कैशे हमारे पास सिंपली जो हमारे पास डेटा ब्लॉक्स होते हैं, इसका हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डेटा ब्लॉक्स क्या होते हैं, बट यू कैन जस्ट सिंपली थिंक ऑफ इट एज हर इधर लाइब्रेरी कैशे के अंदर हर वो एसक्यूएल क्यूरी सेव हो रही थी कि मुझे हर वो स्टूडेंट का डाटा दो जिसका नेम एच से शुरू हो रहा है। डेटाबेस बफर कैशे के अंदर हर वो डाटा स्टोर हो रहा है टेम्पोरेरीली जो आपने रिसेंटली एक्सेस किया हो। मतलब कि आप इसको यूं समझ सकते हो कि अगर आपने मेन जो डाटा होता है हार्ड डिस्क में या डेटाबेस के अंदर उसको एक्सेस करना है कि हर वो स्टूडेंट को एक्सेस करना, इसका नेम एच से शुरू हो रहा है तो उसमें टाइम लगेगा। ओके, वो जाएगा हार्ड डिस्क के पास, जाएगा डेटाबेस में सारा डाटा दिखेगा, टाइम लग जाएगा। तो वो वाली क्यूरीज किस में स्टोर हो रही, लाइब्रेरी कैशे के अंदर। और जो एक्चुअल डाटा है जो रिसेंटली यूज किया, यानी वो जो सब स्टूडेंट्स थे उन सब के नेम्स जो थे जिनके नेम एच से शुरू हो रहे थे वो सारे किस में आ गए, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर। एक्चुअल डाटा रिसेंटली यूज्ड, ओके, रिसेंटली यूज्ड एक्चुअल डाटा इसमें आ गया रैम के अंदर। और ये क्या है, ये टेम्पोरेरी स्टोरेज है, टेम्पोरेरी स्टोरेज है। दिस इज नॉट परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज हमारी डाटा फाइल्स के अंदर है, डाटा की जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर है। दिस इज जस्ट ए टेम्पोरेरी स्टोरेज, सिर्फ इसलिए कि अगर एक ही डाटा बार बार कोई एक्सेस कर रहा है, यानी एक ही दिन में दो लोगों ने चला दी क्यूरी के मुझे हर स्टूडेंट की नेम चाहिए जिनका नेम एच से शुरू हो रहा है, तो उनको फास्ट फास्ट रिजल्ट्स मिले। ये ना हो कि उनको कोई वेटिंग ना करनी पड़े, उसी सेम क्यूरी के रिजल्ट्स ऑलरेडी डेटाबेस बफर कैशे के अंदर सेव हो पड़े और वो बंदा जो भी है वो ये क्यूरी चलाए तो उसको उसके रिजल्ट्स फौरन मिल जाए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है रीडू लॉग बफर। नाउ नाउ व्हाट इज रीडू लॉग बफर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रीडू लॉग बफर सिंपली मतलब है कि अगर आपने अपनी डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं, यानी आपकी जो रियल डाटा डाटा की जो रियल डाटा की फाइल्स हैं डेटाबेस के अंदर,
अगर आपने अपनी रियल डाटा की फाइल्स में फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने चेंजेस करनी है, लाइक के आप चाह रहे हो कि कोई कोई स्टूडेंट को नाम डिलीट कर देना है डेटाबेस में से, किसी स्टूडेंट को नए को ऐड कर देना है, किसी को डिलीट कर देना है, तो उसके लॉग्स तो बनने चाहिए ना। मतलब कि आप जोन से भी चेंजेस करते हो, इट स्टोर्स चेंजेस before actually doing them. फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आप कोई कभी कभी आप अ, कोई गलत चेंज कर देते जो आप नहीं करना चाहते थे, तो उसका कम से कम रिकॉर्ड तो रहे। ये एक तरह का रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन से चेंजेस किए हैं रीडू लॉग बफर के अंदर। तो ये वो सारे के सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करके रखता है कि जो उनसे चेंजेस आपने किए हैं उसका एक 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 सनद रहे, एक रिकॉर्ड रहे, ताकि बाद में अगर कभी रिकवरी करनी पड़े गलती से, या कोई हैकर आके पूरी डेटाबेस उड़ा जाए, तो जो हैकर जो चेंजेस करेगा उसका एक लॉग बन जाएगा। ओके, ताकि रिकवरी करना आसान हो। इसको रीडू, रीडू का मतलब भी नाम से जाहिर हो रहा है कि दोबारा रीडू कर दो, जो चेंज किया उसको अनडू कर दो या रीडू कर दो। दिस इज वेरी सिंपल, रीडू लॉग बफर नाम से ही जाहिर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज जावा पुल। जावा पुल वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट आपको इसके बारे में सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी डेटाबेस के अंदर जावा यूज़ हो रही है, तो वो जावा किस में रन हो रही होगी? जावा पूल के अंदर। If Java is being used in the database inside DB, then it will be running inside Java pool. Then there is a large pool. Large pool is basically used for, इसके डिफरेंट यूज केसेस हैं। जिस तरह से ये बैकअप के लिए भी यूज होता है, अक्सर औकात ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भी यूज होता है। Now what is parallel processing? Parallel processing means अगर एक ही डेटाबेस के ऊपर एट अ टाइम 1000 क्यूरीज चल रही हैं, मतलब 1000 क्यूरीज चल रही हैं, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो वो सारे प्रोसेस लार्ज पूल की, पहले सारे प्रोसेस लार्ज पूल के पास आके उसकी रैम में जगह लेंगे, और ये लार्ज पूल डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, और यह सबको एक साथ कर देना है। ओके, कि कौन से प्रोसेस को कब करना है और किस तरह से बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ चलाना है, ये डिसाइड होता है हमारी लार्ज पूल से। नाउ अब हमारे पास बिफोर learning about the processes, डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर हमने पहले पढ़ा सिस्टम ग्लोबल एरिया। डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर व्हाट इज डेटाबेस इंस्टेंस? वो वाला डाटा जो एक्चुअल डेटाबेस का डाटा नहीं है। अब इसके अंदर कुछ भी एक्चुअल डेटाबेस का डाटा नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ द डाटा। फिर आते हैं हमारे पास प्रोसेसेस। ये सारे हमारे पास प्रोसेसेस हैं ब्लू से मार्क हुए हुए। अब इनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हम बाद में देखते हैं, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस, एक्चुअल डेटाबेस किस तरह से होती है। नाउ दिस इज our
This is our actual database. Okay, this is our actual database. अब इस एक्चुअल डेटाबेस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं. नंबर वन, डाटा की फाइल्स. नंबर टू, redo log files. Number three, control files. Okay, now number one is data files. Number two is control files. And number three is redo log files. अब अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आर्काइव्ड. ओके, नाउ ये हमारी एक्चुअल डेटाबेस है जिसके अंदर एक्चुअल डेटाबेस की फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं. ओके, हार्ड डिस्क, इसको हम एक्चुअल स्टोरेज भी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर होती है. ओके, ये रेड वाली थी, ये रैम थी, शेयर्ड ग्लोबल एरिया. नाउ दिस इज एक्चुअल हार्ड डिस्क, इसके अंदर एक्चुअल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. अब डाटा फाइल्स के नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये रियल डाटा को स्टोर करते हैं, जिसमें टेबल्स वगैरह, सारी हमारी टेबल्स, रिकॉर्ड्स, जो रियल डाटा है हमारे डेटाबेस का, कि सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, सारे कोर्सेज, सब कुछ रियल टेबल्स होती हैं डेटाबेस के अंदर. ऑल द कॉलम्स, रोज, टेबल्स, वो सब कुछ हमारी डाटा फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल फाइल. कंट्रोल फाइल हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है. इसकी दो कॉपीज कम से कम हर वक्त डेटाबेस के पास होनी चाहिए, वरना डेटाबेस वर्क नहीं करेगी. अब कंट्रोल फाइल्स क्या 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 करती हैं? कंट्रोल फाइल्स के अंदर एक तरह की पूरी डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फुल डेटाबेस. ओके, पूरी डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है. इसको आप यूँ कह सकते हो कि सारी फाइल्स की लोकेशन. ओके, मतलब कि सब फाइल्स की लोकेशन हो गई, ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स, या यूं कह लो कि कंट्रोल फाइल्स के पास हर फाइल का रिकॉर्ड होता है, हर फाइल की फुल कंट्रोल होता है हर फाइल का. इट इज इंडेक्सिंग ऑफ एवरी फाइल. ओके, ऑल द फाइल्स लोकेशन वगैरह. फिर आ जाती है हमारे पास रीडू लॉग फाइल्स. रीडू लॉग फाइल्स के अंदर हमने ऊपर पर रीडू लॉग बफर. ओके, it stores changes before actually doing them. इसी तरह से redo log files वो तो रैम के अंदर कर रहा होता है स्टोर. redo log buffer ये मतलब रैम के अंदर तो टेम्पोरेरी होता है. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी हो रहा होता है. इन लॉक्स के अंदर टेम्पोरेरी चेंजेस स्टोर हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई चेंज हुआ और फ़ौरन ही उसको रिवर्स करना है, यानी 1 सेकंड में रोल बैक करना है, वापस जाना है, अनडू करना है.
एसक्यूएल के अंदर क्यूरी होती है रोल बैक करने की, उसको कहते हैं रोल बैक। अगर फॉरेन रोल बैक करना है तो ये रीडू लॉग बफर के थ्रू रोल बैक हो जाएगा, रैम के थ्रू। अगर किसी काम को एक अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका है, उसको वापस से रिवर्स जाना है या उसका वापस से रिस्टोर करना है जो चेंजेस किए थे कभी पहले, या जितने भी चेंजेस वो सारे के सारे परमानेंटली जो चेंजेस अब तक डेटाबेस के अंदर जितने भी हुए हैं वो सारे रीडू लॉग फाइल्स के अंदर स्टोर होते हैं। नाउ ये जो रीडू लॉग फाइल्स होती हैं इनका भी फिर एक और बैकअप बनता है। यानी इन ये जो ये फाइल्स हैं लॉग की फाइल्स, इनका अलग से बैकअप बनता है, इनको आर्काइव लॉग फाइल्स बोलते हैं। यानी कि जितने भी चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस रीडू लॉग फाइल्स के अंदर लिखे होते हैं। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं होता, यानी इंसान इसको नहीं पढ़ सकते इन चेंजेस को, इनको सिर्फ मशीन समझ सकती है कि क्या लिखा हुआ है। और इसका भी एक और बैकअप बनता है जो किसमें जाता है, आर्काइव्ड लॉग फाइल्स के अंदर जाता है। अब इसके अलावा हम अब पढ़ेंगे हमारे सिस्टम के बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर होती है। मैंने कहा डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये SGA जिसको शेयर्ड ग्लोबल एरिया बोलते हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे होती हैं कुछ प्रोसेसेस रन हो रही होते हैं जिनको हम कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस। यही वो प्रोसेसेस होते हैं जो ये सारे काम करवा रहे होते हैं कि डाटा को स्टोर करवाना है, कंट्रोल फाइल बनानी है, लॉग्स बनाने हैं, डाटा को यहाँ तक सेव करवाना है, यहाँ से डाटा लेके जाना है, इनमें डाटा राइट करना है, डाटा रिट्रीव करना है, वो सब कुछ ये प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। डाटा को मॉनिटर करना है, कोई क्रैश हो गया है तो उससे किस तरह से बचना है, वो सारे ये प्रोसेसेस मैनेज कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमारे पास जो पहला प्रोसेस आता है उसको हम कहते हैं DBWR। इसको हम बोलते हैं DBWR। DBWR का सिंपल मतलब है डेटाबेस राइटर। डेटाबेस राइटर, डेटाबेस राइटर, DBWR। अब डेटाबेस राइटर का क्या काम है? देखें ये जो सारा हमारे डेटाबेस का डेटाबेस बफर कैशे के अंदर डाटा था, रीडू लॉग फाइल्स के अंदर जो डाटा था हमारा, सॉरी रीडू लॉग फाइल्स के अंदर नहीं, ये जो डेटाबेस बफर कैशे के अंदर हमारा डाटा था जिसके अंदर टेम्पोरेरीली ये नेम्स वगैरह स्टोर हो रहे थे, वो जो टेम्पोरेरी स्टोरेज थी, इन टेम्पोरेरी स्टोरेज को फिर परमानेंट स्टोरेज के अंदर वापस ये समझ लो कि राइट करना होता है, नाम से जाहिर हो रहा है राइटर, वापस राइट करना होता है फ्रॉम टेम्पोरेरी टू परमानेंट स्टोरेज। ये DBWR का प्रोसेस करता है डेटाबेस राइटर। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोसेस इसका होता है रीडू लॉग बफर का, उसको हम कहते हैं LGWR। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं LGWR। अब LGWR का प्रोसेस क्या करता है? इट इज़ लॉग राइटर। इट इज़ लॉग राइटर। दैट मीन्स जो टेम्पोरेरी रीडू लॉग बफर थे ना, टेम्पोरेरी रीडू लॉग बफर, वो सारे जब परमानेंट में जाके दोबारा राइट करने हो तो वो रीडू लॉग फाइल्स के अंदर जाके राइट हो जाते हैं। कौन सा प्रोसेस उनको ये काम करवाता है? LGWR। ये बैकवर्ड कंपैटिबल है, ये यूं भी चल सकता है, ये उल्टा भी चल सकता है। यानी कि कभी कभी ये यहाँ से रीडू लॉग फाइल से परमानेंट रिकॉर्ड उठा के टेम्पोरेरी में लेके जा रहा होता है, कभी कभी टेम्पोरेरी से रिकॉर्ड उठा के उसको वापस परमानेंट के अंदर लेके जा रहा होता है। ये काम होता है लॉग राइटर का। रीडू लॉग बफर से इधर लेके जाएगा, इधर से उधर लेके जाएगा। यानी अगर डाटा राइट करना है या रीड करना है अकॉर्डिंगली उसके चलेगा, कि कोई डाटा है उसको सेव करवाना है या कोई डाटा को
कोई डाटा को रिट्रीव करना है, रीड करना है, उसके मुताबिक ये काम करता है लॉग राइटर। यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, यहाँ से वहाँ वापस भी लेके जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है एक तीसरा प्रोसेस, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं एसमॉन। इसको हम कहते हैं एसमॉन। एसमॉन से नाम से ही जाहिर है, इसको इस प्रोसेस का नाम है सिस्टम मॉनिटर। अब सिस्टम मॉनिटर के प्रोसेस का क्या काम है, ये देखता है सिस्टम मॉनिटर कि अगर कभी सिस्टम क्रैश कर जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी सिस्टम क्रैश कर गया, अगर अगर कभी ये हो गया कि पूरी की पूरी डेटाबेस ही क्रैश कर गई है, तो उस डेटाबेस को वापस दोबारा से ऑटोमेटिकली टर्न ऑन करना है, तो ये सारा काम हमारा एसमॉन का प्रोसेस करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पीमॉन। एसमॉन था सिस्टम मॉनिटर और पीमॉन है प्रोसेस मॉनिटर। सिंपल। अब प्रोसेस मॉनिटर नाम से जाहिर हो रहा है, अगर कभी कोई कोई एक प्रोसेस फेल हो गया है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस राइटर का प्रोसेस चल ही नहीं रहा, ये इधर से टेम्पोररी डाटा को इधर नहीं भेज रहा, या यहाँ डाटा फाइल से परमानेंट डाटा से टेम्पोररी डाटा के अंदर डाटा नहीं भेज रहा, डेटाबेस बफर कैशे से डाटा फाइल के अंदर डाटा नहीं भेज रहा, या फिर रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल्स के अंदर या रीडू लॉग फाइल से रीडू लॉग बफर के अंदर डाटा नहीं भेज रहा, तो ये पी मॉन प्रोसेस मॉनिटर का काम है कि उस प्रोसेस को ठीक करे। ओके। जो प्रोसेस फेल हो गया है उसको क्लीन कर दे, क्लियर कर दे, और उसको दोबारा से इनिशिएट कर दे, दोबारा से शुरू कर दे। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं CKPT, चेक पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सीके CKPT, CKPT और चेक पॉइंट। अब ये जो CKPT या चेक पॉइंट का प्रोसेस होता है, इसका इसका जो लेना देना है वो सिर्फ कंट्रोल फाइल के साथ है। जो हमारी कंट्रोल फाइल है ना, सिर्फ इसके साथ इसका लेना देना है। ये कंट्रोल फाइल को अपडेट करता है, यानी देखते हैं कंट्रोल फाइल जो हमारी है वो अप टू डेट रह रही है। ओके। कंट्रोल फाइल के अंदर जो डाटा है उसका स्ट्रक्चर ठीक है, मतलब कि फाइल्स की जो लोकेशन का जो इन नंबरिंग हुई हुई है कि कौन सी फाइल पहले है फिर कौन सी बाद में आती है। जो मतलब सारी फाइल्स की नंबरिंग वगैरह हुई हुई है वो देखता है कि वो सारी की सारी ठीक हुई हुई है। इस सब चीज़ को कौन इन सब चीज़ों को कौन देखता है, वो देखता है चेक पॉइंट, CKPT का प्रोसेस देखता है। अब अगर हम इस सब की थोड़ी सी डिटेल में जाएं, तो डिटेल के अंदर इसका हम सबसे पहले डिटेल पढ़ते हैं डाटा फाइल्स की। ये भी कोई ख़ास, ये नहीं कि कोई ख़ास डिटेल है, नॉर्मल डिटेल है। डाटा फाइल्स, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया है कि डाटा फाइल्स एक्चुअल डाटा होता है डेटाबेस का, जिसमें टेबल्स आ जाती हैं, इसमें एक्चुअल डाटा, टेबल्स, इंडेक्सेस, ओके, ऑल द एक्चुअल डाटा is in the data files. अब डेटा फाइल्स किस तरह से बनती है, डेटा फाइल्स जो होती है ना, फॉर एग्जांपल a this is one data file, okay। अब इस डेटा फाइल के अंदर डाटा के ब्लॉक्स होते हैं। um, इस तरह से डाटा के इस तरह से डाटा के ब्लॉक्स होते हैं, यानी हर ब्लॉक के अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। हर ब्लॉक जो है ये 2 किलोबाइट से लेकर 32 किलोबाइट तक की स्टोरेज रख सकता है। 2 KB से लेकर 2 KB से लेकर 32 KB तक की स्टोरेज एक ब्लॉक के अंदर स्टोर हो सकती है।
नाउ अब जो हमारी डाटा फाइल्स है वो एक मतलब एक जो हमारी पूरी डाटा फाइल है वो एक ही डेटाबेस की होती है। ओके, मतलब कि ये नहीं हो सकता कि दो डेटाबेसेस हैं, दो डेटाबेस की एक ही डाटा फाइल हो। नो, हर डेटाबेस की अलग अलग डाटा फाइल्स होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस नॉट टेबल्स। एक डेटाबेस के अंदर तो हजारों टेबल्स हो सकती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डेटाबेस। ओके, अब ये तो आपको समझ आ गई कि ओरेकल के ब्लॉक्स किस तरह से वर्क करते हैं। अब जो डेटाबेस फाइल होती है वो होती किस तरह की है। फॉर एग्जांपल वो इस तरह की होती है, उसमें इस तरह से लिखा होता है db student 01 डॉट dbf। एंड dbf ये एक्सटेंशन है जैसे exe png jpg और crt कोरल ड्रॉ की है, सॉरी cdr। और इसी तरह से dbf डाटा फाइल्स, डेटाबेस फाइल्स, ये डेटाबेस की एक्सटेंशन है डॉट dbf। तो ये इस तरह से एक फाइल होती है और वो फाइल इस तरह से होती है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ओरेकल ब्लॉक्स होते हैं। हर ब्लॉक 2 KB टू 32 KB तक होता है। अब ये जो ब्लॉक साइज होता है ये मतलब इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा एक ही वक्त में रीड या राइट किया जा सकता है। मतलब कि अम, मतलब कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये मिनिमम सबसे जो छोटी डाटा फाइल के अंदर सबसे जो छोटी चीज़ होती है वो एक डाटा ब्लॉक होता है। अब अगर हम ये डाटा ब्लॉक का साइज अपनी मर्जी से 2 KB से 32 KB के बीच में सेट कर सकते हैं। अगर हम एक डाटा ब्लॉक का साइज 32 KB सेट कर देंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी बात क्यों नहीं है? वो अच्छी बात इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि अगर आपकी एक टेबल है जिसके अंदर डाटा इतना कोई वो ज़्यादा कोई बड़ा डाटा नहीं है, वो डाटा एक पूरे ब्लॉक का 32 KB पूरा यूज़ कर ही नहीं पा रहा, वो हर ब्लॉक का 10 10 KB यूज़ कर रहा है या 5 5 KB यूज़ कर रहा है, 5 5 KB। बाकी जो बाकी का जो 27 KB है वो हर ब्लॉक में ज़ाया होता जा रहा है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली हर ब्लॉक का साइज रखना होता है। मतलब कि अगर हमने जितना एक ब्लॉक का साइज छोटा रखेंगे, मतलब अगर हम 4 KB रख देंगे एक ब्लॉक का साइज, तो वो जो ट्रांस उस डाटा फाइल के साथ मतलब जो ट्रांजैक्शंस की स्पीड होगी वो फास्ट हो जाएगी। ओके, मतलब कि अगर यहाँ से यूज़र एक प्रोसेस डालता है कि मुझे एच के अंदर यूज़र एच नेम वाले सारे यूजर्स चाहिए, तो वो उसको यूज़र को रिजल्ट जल्दी मिलेगा अगर ब्लॉक्स का साइज छोटा होगा। अगर इन्हीं ब्लॉक्स का साइज हम 16 KB या 32 KB रख देंगे तब एक फ़ायदा होगा कि यूज़र को हर ब्लॉक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल सकता है। ओके, बट टाइम भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा डाटा तो स्टोर कर पा रहे हैं हर ब्लॉक के अंदर, बट वो डाटा रिट्रीव करने का टाइम भी बढ़ जाएगा। ओके, टाइम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, आईओ ऑपरेशन, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। कोई कुछ इनपुट किया यूज़र ने और उसको उसका आउटपुट मिला डेटाबेस की तरफ से, तो ये आईओ का साइज बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा ब्लॉक का साइज बढ़ाओगे। अब जो हमारी डाटा फाइल्स होती हैं अब जो हमारी डाटा फाइल्स होती हैं अ, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। इनके स्ट्रक्चर में जो ये
पहला पहला ब्लॉक होता है, दिस फर्स्ट ब्लॉक, ओके। ये जो पहला पहला ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं हेडर। इसको हम क्या बोलते हैं? इस फर्स्ट ब्लॉक को हम बोलते हैं हेडर। फर्स्ट ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेडर। हेडर। हेडर के अंदर क्या होता है? यस। अब हेडर के अंदर क्या होता है? हेडर के अंदर वो सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है उस पूरी इंटेग्रिटी ऑफ डेटाबेस के रिलेटेड, कि ये पूरी डेटाबेस किस तरह की है। इस पूरी डेटाबेस ये पूरी डेटाबेस किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से ये सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं, इन सारे ब्लॉक्स का साइज कितना कितना है, इवन हर ब्लॉक के साइज की डिटेल, हर ब्लॉक की इंटेग्रिटी की डिटेल, ये सब कुछ हेडर के अंदर होती है। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ईच डेटा फाइल, जितनी भी डेटा फाइल्स होती है उसका पहला ब्लॉक हेडर होता है। अब इसी हेडर के अंदर इसी हेडर के अंदर एक छोटा सा पहले ही ब्लॉक के अंदर इसी हेडर के अंदर एक और छोटा सा एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट स्ट्रक्चर। एक छोटा सा एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट। यस, उसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट का स्ट्रक्चर। अब चेक पॉइंट का स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इस तरह का ये ना एक लॉजिकल टाइम स्टैम्प होता है हेडर के अंदर। अब ये चेक पॉइंट का स्ट्रक्चर सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को जाहिर करता है। ये बताता है कि वो कौन सा लास्ट पॉइंट था जिसमें डेटा फाइल के अंदर कोई कोई चेंजेस हुई, ओके। मतलब कि जब भी कोई डेटा फाइल के अंदर कोई चेंजेस होती हैं तो वो चेक पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर आके उस लास्ट पॉइंट का डिटेल सेव कर लेती हैं, और ये डायरेक्टली पॉइंट कर रहा होता है रीडू लॉग फाइल्स की तरफ। डायरेक्टली इसका पॉइंटर जा रहा होता है, इसका डायरेक्ट पॉइंटर जा रहा होता है रीडू लॉग फाइल्स के अंदर भी तो बहुत सारी फाइल्स होती है ना, एक फाइल, दो फाइल्स, तीन फाइल्स। एग्जैक्ट उसी रीडू लॉग फाइल की तरफ इस चेक पॉइंट का जा रहा होता है जो रीडू लॉग फाइल उसी डाटा फाइल को डील कर रही होती है। देखो ना, बहुत सारी डाटा फाइल्स हो सकती हैं, ओके। बहुत सारी डाटा फाइल्स हो सकती हैं। अब हर डाटा फाइल का अलग रीडू लॉग फाइल होता है। नाउ ये जो चेक पॉइंट स्ट्रक्चर है, ये उससे रीडू लॉग फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है जो उस डेटा फाइल की रीडू लॉग फाइल होती है, ओके। नाउ दिस इज सिंपली चेक पॉइंट स्ट्रक्चर, और ये डेटा फाइल का एक तरह का स्ट्रक्चर है। अब 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 यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा एक्सटेंट्स और सेगमेंट्स का। ओके, अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है एक्सटेंट्स और सेगमेंट का इसी डाटा फाइल के अंदर। अब extent mean a set of contiguous data blocks within a data file। अब लाजमी नहीं है कि डाटा तरतीब से सेव हो रहा, थोड़ा सा डाटा इसमें, बाकी का डाटा इसके अगले ब्लॉक में, बाकी का डाटा उसके अगले ब्लॉक में, बाकी का डाटा उसके अगले ब्लॉक में। नो, ऐसे नहीं होता। क्यों होता है कि अगर डाटा यहाँ पे मतलब अगर एक ही फाइल है, उसका पहला 10% डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, दूसरा 10% डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तीसरा 10% डाटा इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो रहा है,
चौथा इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो एक ब्लॉक बना है, यूं यूं और यूं। ये कंटीजियस ब्लॉक बना है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंट। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट। ओके, मतलब कि एक डाटा फाइल के अंदर कंटीजियस डाटा ब्लॉक्स, ओके, वो हमारे कहलाते हैं एक्सटेंट्स। अब फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है सेगमेंट्स का। किस चीज़ का कंसेप्ट आता है? सेगमेंट्स का कंसेप्ट आता है। अब सेगमेंट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल एक्सटेंट्स हो, यानी बहुत सारे एक्सटेंट्स मिलके एक सेगमेंट बनाते हैं। ओके, बहुत सारे एक्सटेंट्स मिलके एक सेगमेंट बनाते हैं। यही सेम कंसेप्ट है एक्सटेंट और सेगमेंट का। दिस इज एन एक्सटेंट, और इसी तरह के अगर एक और एक्सटेंट ये बना हुआ है, एक और एक्सटेंट ये बना हुआ है, ये सारे एक्सटेंट मिलके एक सेगमेंट बनाएंगे। सेगमेंट एक ही ऑब्जेक्ट होगा which will be made up of multiple extents। अच्छा, डाटा फाइल हमने पढ़ ली क्या होती है, डिटेल से पढ़ ली डाटा फाइल क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल फाइल क्या होती है। कंट्रोल फाइल आपको पता है क्या होती है? इसमें फाइल की लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, कंट्रोल फाइल के अंदर जितनी भी हमारी और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है कि ना, डेटा डेटाबेस के पास कंट्रोल फाइल्स की ना दो कॉपीज होनी चाहिए। ये दो कॉपीज हर वक्त इस लार्ज पूल के पास मौजूद रहती हैं। ओके, दो कॉपीज इस कंट्रोल फाइल्स की। इनके पास फाइल की लोकेशन होती है, जितने भी डाटा की फाइल्स हैं वो फाइल्स कंप्यूटर के अंदर कहाँ पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर के अंदर ये दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर कहाँ पे कौन सी फाइल है और दूसरी फाइल कहाँ पे है, फाइल्स की लोकेशंस। ओके, ये सब कुछ कंट्रोल फाइल्स के अंदर होता है। मतलब कंट्रोल फाइल स्पेसिफाई करती हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पे है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे रिस्क ख़त्म हो जाता है कि कोई फाइल के ना हम कभी भूल जाएंगे कोई फाइल एग्जिस्ट भी करती है। जब तक कंट्रोल फाइल है तब तक वो फाइल एग्जिस्ट करती है, उस फाइल को कोई छेड़ नहीं सकता जब तक उसकी कंट्रोल फाइल में उसका जिक्र मौजूद है। इसलिए कंट्रोल फाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल, और ये छुपी हुई होती है, इसको हैकर कभी हाथ नहीं लगा सकता। एक वक्त को हैकर डाटा फाइल तक पहुंच सकता है, कंट्रोल फाइल तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, ये जितनी भी कंट्रोल फाइल हैं ये सिंक में रहती हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा ना, सिंकिंग हो रही है, व्हाट्सएप सिंक हो रहा है, ये भी सिंक में रहती हैं डाटा फाइल्स के साथ। जो भी इनमें चेंज होता है, नई डाटा फाइल बनती है वो कंट्रोल फाइल में आ जाती है। मतलब उसका उसका रिकॉर्ड कंट्रोल फाइल में आ जाता है, उसकी लोकेशन वगैरह। कंट्रोल फाइल्स भी पढ़ लिया। अब हमारे पास तीसरी चीज़ आती है रीडू लॉग फाइल्स। ये रीडू लॉग फाइल्स सिंपली वो सारी चेंजेस है, वो सारी रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द चेंजेस which have been made to the database। ओके, अब मैंने आपको बोला कि सबसे पहले कोई चेंज जो होता है ना, वो रीडू लॉग बफर के पास टेम्पोरेरी स्टोर हो जाता है इधर। फिर रीडू लॉग बफर से ये लॉग राइटर का प्रोसेस उस चेंज को उठाता है और रीडू लॉग फाइल के अंदर आके परमानेंटली स्टोर कर देता है, और उसी का एक और बैकअप आर्काइव लॉग फाइल के अंदर जाके बन जाता है। अभी कोई भी अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास अगर हम कोई गलत काम करते, किसी यूज़र को गलत डिलीट कर दिया, गलती से पूरी डाटाबेस ही डिलीट कर दिया, तो फिर हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एक कीवर्ड होता है रोल बैक का। जस्ट रोल बैक की क्यूरी या कमांड चलाओ और वो लास्ट किया हुआ पूरा चेंज वापस हो जाता है, रोल बैक अनडू हो जाता है। ओके, रोल बैक से। हम्म, अब इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट आता है सप्रेसिंग का। किस चीज़ का कंसेप्ट आता है इसमें रीडू लॉग फाइल्स के अंदर? इस कंसेप्ट को बोलते हैं सप्रेसिंग।
सप्रेसिंग। अब सप्रेसिंग क्यों करनी पड़ती है? अक्सर हमारे पास क्या होता है कि रीडू लॉग फाइल्स, हम बार बार रीडू लॉग फाइल्स बना रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है। उससे नुकसान पता है क्या हो रहा है? उसे हमें ये नुकसान हो रहा है कि टाइम बहुत लग गया है। जोन सा भी कोई काम हो रहा है उसका रीडू लॉग फाइल बन रहा है, उसका लॉग बन रहा है, जोन सा भी चेंज हो रहा है उसका लॉग बन रहा है, तो उससे टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ कुछ कोई टेबल हम चाहते हैं, टेबल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसका कोई लॉग बने ही ना, तो फिर हम उस टेबल के साथ ना नो लॉगिंग का की नो लॉगिंग, ये नो लॉगिंग का एट्रीब्यूट होता है, इसको चला सकते हैं। इसका एट्रीब्यूट अगर किसी टेबल के साथ लगाते हैं तो उसका कोई लॉग बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे कोई हमारे पास कंसेप्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग का। नो लॉगिंग या सप्रेसिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? मतलब अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है बार बार हर चीज़ का लॉग फाइल बनाना, तो हम किसी टेबल के साथ नो लॉगिंग का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का। अब ये जो मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट है ये भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो हमारी ओरेकल की डेटाबेस है, ओरेकल की डेटाबेस ना बंच ऑफ रीडू थ्रेड्स रखती है। रीडू रीडू थ्रेड्स या रीडू प्रोसेसेस, थ्रेड्स आर आल्सो लाइक प्रोसेसेस, रखती है अपने पास रिकॉर्ड में। ओके, इसके पास रीडू लॉग फाइल के पास, कि कभी भी कुछ गलत हो जाए या कभी फॉर एग्जांपल हमारी आंधी तूफान आया, वो हमारा कंप्यूटर ही जल गया, खराब हो गया, तो फिर या हमारी हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो जो रीडू थ्रेड्स होंगे, इन रीडू थ्रेड्स की मदद से हम बाद में, ओके, हम बाद में वो चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर कोई कोई चेंज हम नहीं करना चाह रहे थे तो उसका एक 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 मौका, एक थ्रेड, एक प्रोसेस पहले से ही बना हुआ हो, ताकि हम कोई डिजास्टर आ सकता है, कोई फेलियर आ सकता है, उससे बच सके। अब अब देखो, एक लॉग फाइल है, एक लॉग फाइल जैसे फिल हो जाती है और एक और लॉग फाइल बना लेता है, एक और लॉग फाइल बना लेता है। ओके, अब ये जितनी भी लॉग फाइल्स हैं, इनका इनका पता कैसे चलता है कि कौन सी पहली लॉग फाइल थी, कौन सी दूसरी थी, कौन सी तीसरी थी? इनके ऊपर सीक्वेंस नंबर होता है। ये सीक्वेंस यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनके साथ एक सीक्वेंस आइडेंटिफायर होता है। यानी फर्ज करो ये पहली लॉग फाइल है, तो इसके साथ एक इस तरह का एक आइडेंटिफायर लगा होगा, सीक्वेंस #1, कि दिस इज द फर्स्ट लॉग फाइल। ओके, अब इस इसके साथ हमारा थ्रेड ऑफ रीडू भी बन जाएगा। ये रीडू थ्रेड, हर लॉग फाइल के साथ एक रीडू थ्रेड भी बन जाएगा। जैसे ये सारी लॉग फाइल्स बन जाएंगी, पहले ओरेकल वेट करेगा कि सारी लॉग फाइल्स बन जाए, फिर उस सब के रीडू थ्रेड्स बनेंगे। लॉग फाइल्स पहले बनेंगी, फिर रीडू थ्रेड्स बनेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये कंसेप्ट भी है कि ये जो हमारे रीडू लॉग्स है, ये सारी फाइल्स जो हैं, इनको नेम किस तरह से देना है? इन फाइल्स को, ये तो सीक्वेंस नंबर है, इनको नेम किस तरह से देने हैं? इनको नेम्स देते हैं कि इस तरह से नेम्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडू G1 M1 डॉट
लॉग, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना DBF, DBS स्टूडेंट वन, DBF, या लॉग उसकी एक्सटेंशन है। G1 का मतलब है ग्रुप वन, M1 का मतलब है मेंबर वन। ओके, यानी मेंबर वन का डाटा है और वो मेंबर वन ग्रुप वन के अंदर है। ओके, इस तरह से हम लॉग्स को नेम्स देते हैं according to their groups, according to their member names, and sometimes we can also just write sequence one dot log। इस तरह से भी हम log files को नेम दे सकते हैं। अब हमारे पास ना रीडू लॉग्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑनलाइन रीडू लॉग, एक और हमारे पास होता है आर्काइव रीडू लॉग। कितनी तरह के रीडू लॉग्स होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑनलाइन रीडू लॉग एंड एक हमारे पास होता है आर्काइव्ड रीडू लॉग। वेट अ सेकेंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमारी कि रीडू लॉग फाइल्स हमारी दो तरह की होती हैं। नंबर वन इज ऑनलाइन रीडू लॉग्स एंड नंबर टू इज हमारा आर्काइव्ड रीडू लॉग्स। अब ऑनलाइन वीडियो लॉग्स हमारी ये वाली लॉग फाइल्स होती हैं, ऑल द लॉग फाइल्स जो हमारी परमानेंट मेमोरी या ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होते हैं। परमानेंट मेमोरी और द ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में ऑल द लॉग्स जो होते हैं हमारे वो ऑनलाइन वीडियो लॉग्स होते हैं। और आर्काइव वीडियो लॉग्स जो उन लॉग्स का बैकअप बनता है इन द आर्काइव लॉग फाइल्स, हमारे आर्काइव वीडियो लॉग्स होते हैं। नाउ सिमिलरली इसी चीज़ को हम एक और ज़बान में बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ओरेकल डेटाबेस है ये दो मोड्स के अंदर रन कर रही होती है। मोड्स, दो मोड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट मोड होता है हमारे पास नो आर्काइव, नो आर्काइव लॉग मोड, और सेकंड मोड होता है हमारे पास आर्काइव लॉग मोड। आर्काइव लॉग मोड, अब इसका मतलब भी वही सेम मतलब है कि अगर हम डेटाबेस में ये सेट कर दें कि आर्चिव बैकअप बने ही ना, सिर्फ और सिर्फ रीडू लॉग फाइल्स बने, तो उस मोड को कहेंगे या तो ऑनलाइन रीडू लॉग सिर्फ बने। अगर हम कहेंगे सिर्फ ऑनलाइन रीडू लॉग्स बने, आर्चाइव आर्काइव रीडू लॉग्स बने ही ना, तो इस मोड को कहेंगे नो आर्काइव लॉग मोड। नाम से जाहिर हो रहा है नो आर्काइव, no archive, okay, no archive। now second mode is archive log mode। अब archive log mode क्या है हमारे पास? archive log mode is simply कि अगर हम कहें कि यहाँ पे भी logs बने, यहाँ बैकअप भी बने, now this is archive log mode। अब no archive log mode का नुकसान है, no archive log का नुकसान ये है कि अक्सर ये सारे के सारे जो लॉग्स बनते हैं ना, ये सारी फिल हो जाती है स्पेस। तो ओरेकल क्या करती है, पुराने वाले लॉग्स डिलीट करके नए लॉग्स भरना शुरू कर देती है। और उनका जब कोई बैकअप ही नहीं होगा आर्काइव लॉग फाइल्स के अंदर, तो पुराने वाले तो सारी हमेशा हमेशा के लिए लॉग्स डिलीट हो जाएंगे। तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें आर्काइव लॉग मोड के अंदर चलना चाहिए, जिसके अंदर आर्काइव रीडू लॉग्स भी बने और ऑनलाइन रीडू लॉग्स भी बने। सिंपल, यही हमारे पास फ़र्क है नो आर्काइव लॉग और आर्काइव लॉग में। अब अगर आपने डेटाबेस के अंदर कमांड डाल के अगर आपने अपनी डेटाबेस के अंदर
अगर आपने अपनी डेटाबेस के अंदर कमांड डाल के उसको बोलना है कि मुझे आर्काइव लॉग्स चाहिए, तो उस कमांड का नाम है alter डेटाबेस। डेटाबेस कोई जो भी नेम है डेटाबेस का, क्रास्किन अगर डेटाबेस का नेम है, alter क्रास्किन, alter क्रास्किन आर्काइव लॉग। अगर आप ये कमांड चलाओगे तो वो आर्काइव लॉग मोड के अंदर आ जाएगा, उसमें फिर बैकअप बनना स्टार्ट हो जाएगा अगर ये कमांड चलाओगे तो। अब ये जो हमारी आर्काइव लॉग होती है, आर्काइव लॉग की फाइल्स होती हैं, इनके पास भी एनएफ स्पेस होना चाहिए। ये फाइल्स जहाँ पे बनती हैं इनके पास एनएफ स्पेस होना चाहिए कि ये एनएफ स्पेस होना चाहिए कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकअप्स ले सकें, जितने बैकअप्स लेना चाहिए ले सकें। यानी आर्काइव लॉग फाइल्स हमारी मतलब जितने जीबी की रख सकते हैं हमें रखनी चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ओके, बिकॉज रीडू लॉग फाइल्स के अंदर अगर हम कम स्पेस रखना चाहें तो चलेगा, बिकॉज कुछ अर्से बाद जब स्पेस भर जाएगा पुराने वाले लॉग्स डिलीट हो जाएंगे, नए आते जाएंगे। बट यहाँ पे आप कंजूसी नहीं कर सकते बिकॉज ये आखिरी बैकअप है, इसके बाद कोई और बैकअप नहीं है लॉग्स का। पहला बैकअप कहा था हमारे रीडू लॉग बफर के अंदर टेम्पोरेरी, फिर लॉग राइटर से रीडू लॉग फाइल से आर्काइव लॉग फाइल्स। और अगर आपने ये आर्काइव लॉग फाइल्स को नेम देना है, ये आर्काइव लॉग फाइल्स को नेम देना है तो इसको नेम देने का तरीका भी बहुत सिंपल है। For example, you can write ks dot not dot ks, इसके बाद आप अपनी रीडू थ्रेड का नंबर दोगे, रीडू थ्रेड का नंबर दोगे। इसको हैश टैग से भी जाहिर कर सकते हैं, इसको परसेंटेज से भी जाहिर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। परसेंटेज टी के थ्रेड का नंबर कौन सा, या परसेंटेज टी की बजाय परसेंटेज 3 लिख दो, बट आई एम राइटिंग टी, ओके, बताने के लिए। फिर परसेंटेज टी के बाद लिखोगे परसेंटेज एस। अब ये जो एस है ये सीक्वेंस नंबर है, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, सीक्वेंस 1 2 3, ये सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2, ये वो वाला सीक्वेंस नंबर है। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे परसेंटेज आर। अब ये जो आर होता है, आर होता है इसके अंदर इसी लॉग की आईडी स्टोर होती है, आर्काइव लॉग की आईडी। आईडी 1 है, आईडी 2 है, और इसके बाद इसकी जो एक्सटेंशन है वो है डॉट ए आर सी मीनिंग archive. Now this is the way you can write the name of archive log files. ये जो हमारी आर्काइव लॉग की फाइल्स हैं बहुत क्रिटिकल होती हैं डेटाबेस को रिकवर करने के लिए। ओके, अब हमें ना अपनी ये आर्काइव लॉग फाइल्स बनाते वक्त हमें मतलब कि हमें पहले से ही सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है कि ये जो हमारी रीडू लॉग्स है वो मतलब कि मतलब कि हमें पहले से ये डेटाबेस बनाते वक्त ये सेटअप करना होता है। ये अल्टर क्लास की आर्काइव लॉग जैसे हमने किया कि हमने सेटअप कर दिया कि बैकअप्स बनने चाहिए, हमें स्टार्टिंग से ही डिसाइड करना पड़ता है। ओके, और हमें स्टार्टिंग से ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी बैकअप नहीं बन रहा, कोई फेलियर आ रहा है बैकअप के अंदर, तो वो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कम से कम 10 दफ़ा या कम से कम 3 दफ़ा वो ट्राई करे एटलीस्ट बैकअप बनाने की। तब भी अगर कोई फेलियर आ रहा है तो फिर कोई मसला होगा, फिर छोड़ दे उसको।
और हमें ये भी पहले से डिसाइड करना होता है कि इसके डुप्लीकेट्स बने, डुप्लेक्स बने, इसके ड्यूप्लेक्स डुप्लीकेट्स बने। ओके, के बाद हमने ऊपर इसको देखा, शेड ग्लोबल एरिया को देखा। शेड ग्लोबल एरिया के अंदर हमने देखा कि ये एक पूरी रैम है। इसके अंदर शेड ग्लोबल एरिया पहले पहले देखा डेटाबेस इंस्टेंस को। ये पूरी डेटाबेस इंस्टेंस है, एक्चुअल डाटा नहीं है, जस्ट द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। हम शेड ग्लोबल एरिया और दूसरे नंबर पे हमारे प्रोसेसेस। अब जो शेड ग्लोबल एरिया है हमारा, उसका हमने पढ़ा कि शेड ग्लोबल एरिया के पास लाइब्रेरी कैशे है और डेटा डिक्शनरी कैशे है। अब ये जो शेड ग्लोबल एरिया होता है, इसके अंदर एक कोर कॉन्सेप्ट होता है, इन सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जितने भी ये जो छह चीज़ें हैं ना, ये पांच चीज़ें, शेड पूल, डेटाबेस बफर कैशे, जावा पूल, लार्ज पूल, ये जो लॉग बफर, इन सब के अंदर एक कंसेप्ट होता है, इसको कहते हैं ग्रैनुला। इसको बोलते हैं ग्रैनुला। अब ये जो ग्रैनुला है, सिंगल एल आता है इसके अंदर ग्रैनुला। अब ये जो ग्रैनुला का कंसेप्ट है, ये है वो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, जो सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है ना, जो या तो लाइब्रेरी कैशे के अंदर लिखी जा रही है या इसे रिट्रीव की जा रही है, या फिर रीडो लॉग बफर के अंदर लिखी जा रही है, ये रिट्रीव की जा रही है। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को ग्रैनुला कहते हैं, इस पूरे शेयर्ड ग्लोबल एरिया का। ये जी से याद रखना, जी से एस जी ए शेयर्ड ग्लोबल एरिया, और जी से ग्रैनुला, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ये ग्रैनुला का कंसेप्ट है। के बाद हमने डेटाबेस बफर कैशे को अच्छी तरह से समझ लिया कि इसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ओके, जो हमारी डिस्क्स होती हैं, जो ये मतलब ये जो डाटा फाइल्स होती हैं तो स्लो होती हैं ना, ये स्लो होती हैं, और ये रैम बहुत फास्ट होती है। इसके अंदर जो डाटा होता है बहुत तेज़ी से यूज़र तक पहुंच सकता है। तो जो हमारा रीसेंट डाटा होता है वो टेम्पोरेरीली डेटाबेस बफर कैशे के अंदर आ जाता है। कहाँ से आता है? DBWR प्रोसेस। DBWR प्रोसेस डेटाबेस फाइल से यहाँ से लेकर यहाँ ले आता है। ओके, और ये सारा हमने ये देख लिया। और आ, जो ये डेटाबेस बफर कैशे के अंदर जो रीसेंट प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, रीसेंट प्रोसेसेस, ये सिर्फ वही रीसेंट प्रोसेसेस को स्टोर करता है। अब हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर इस एल्गोरिदम को कहते हैं LRU एल्गोरिदम। ओके, LRU एल्गोरिदम, ये ना भी याद रखो, इतना कोई खास चीज़ नहीं, पता होना चाहिए। LRU एल्गोरिदम को यूज़ करके ये रीसेंट प्रोसेसेस को डेटाबेस बफर कैशे के अंदर स्टोर करवाता है। रीसेंट प्रोसेसेस नहीं, सॉरी, रीसेंट डाटा को, रीसेंट टेम्पोरेरी स्टोरेज या रीसेंट टेम्पोरेरी डाटा को LRU एल्गोरिदम को यूज़ करके स्टोर करवाता है। ये मतलब एक्स्ट्रा डिटेल है जो आप याद रख सकते हो। अच्छा, तो ये हमारे जो ये डेटाबेस बफर के कैशे हैं, अच्छा ये जो डेटाबेस बफर कैशे ये जो हमारे पास है, अब इनके ना तीन तरह के पूल्स होते हैं। ओके, सॉरी, नॉट तीन तरह के, कुछ काफ़ी तरह के इनके पूल्स होते हैं, जिसके अंदर एक तो हमने पढ़ लिया शेयर्ड पूल। ओके, शेयर्ड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे हो गया, डाटा डिक्शनरी कैशे हो गया। ओके, अब ये शेयर्ड पूल है जो शेयर्ड है यूज़र इसके दरमियान। अब इसके अलावा भी कुछ और पूल्स होते हैं दो तीन। ओके, जो यहाँ पे मैंने नहीं बनाए, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है शेयर्ड पूल के अलावा।
अब उनको एक हमारा नाम है, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पूल। अब जो डिफ़ॉल्ट पूल है हमारा, डिफ़ॉल्ट नाम से ज़ाहिर हो रहा है। अगर तो उसको किसी डाटा को कहीं जगह नहीं मिल रही शेड पूल, या उसका कोई उसका स्पेसिफाइड ही नहीं है कि उसने कहाँ जाना है, तो वो डिफ़ॉल्ट पूल के अंदर चला जाएगा। ओके। अब ये स्टैंडर्ड मतलब डेटाबेस का जो बफर कैशे है, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई स्टैंडर्ड कुछ भी, अ, अगर उसका ये एस जी ए तो सेट है, मतलब उसका टारगेट सेट है सिर्फ एस जी ए, शेड ग्लोबल एरिया, ये नहीं बताया हुआ कि उसने शेड पूल के पास जाना है, लाइब्रेरी कैशे के पास किधर जाना है, तो वो डिफ़ॉल्ट पूल के अंदर चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट पूल भी इसी के अंदर है, एस जी ए के अंदर है। इसके बाद हमारे पास है कीप का पूल। कीप, अभी हमने कौन सा पूल पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया डिफ़ॉल्ट पूल। बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसको बताया नहीं किया, अगर सिर्फ इतना बताया गया कि एसट्री के पास जाना है, तो डिफ़ॉल्ट के पास चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है कीप का पूल। इसमें वो वाले ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं, हर वो वाले ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं जो यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है। यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है कि ये वाला जो डाटा है ना, इसको कैशे कर लो। मतलब यूजर, बाकी जो डाटा है वो तो ऑटोमेटिकली जो ओरेकल चाह रहा है उसको उसको रिसेंटली एल आर यू को यूज करके या रीडू लॉग बफर ओरेकल ऑटोमेटिकली कर रहा है। कुछ डाटा होता है जिसको यूजर कह के भेजता है कि इसको कैशे कर लो, इसको टेम्पोरेरी रैम के अंदर स्टोर कर लो। वो किसके अंदर जाके स्टोर होते हैं? वो कीप पूल के अंदर स्टोर होते हैं जाके, कीप पूल के अंदर। ये ऊपर वाला डिफॉल्ट पूल था। अब इसके अलावा हमारे पास एक रिसाइकल का पूल होता है। इसके अलावा हमारे पास एक रिसाइकल का पूल होता है। रिसाइकल नाम से सारी रिसाइकल बिन, कचरे का रद्दी की टोकरी, वो सारे डाटा, वो सारे डाटा जिसका हम यूज़र के कहने पे, सॉरी यूज़र के कहने पे नहीं, वो सारे डाटा जिसका ओरेकल कैशे बना तो रहा है शेयर्ड पूल के साथ, यहाँ कहीं यहीं कहीं, बट वो मोस्ट प्रोबेबली वो रद्दी ही है, वो कार कबाड़ है, वो कभी यूज़ नहीं होगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो सारे डाटा रिसाइकल बिन में जाता है, रिसाइकल पूल के अंदर जाता है, रिसाइकल पूल। और बाकी भी हमारे पास शेयर्ड पूल आ जाता है। शेयर्ड पूल में लाइब्रेरी कैशे है, उसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज और डाटा डिक्शनरी कैशे के मेटा डाटा, यानी कि टेबल का नाम आ गया, कॉलम का नेम आ गया। ओके। और ये सारी चीज़ें आ गई। शेयर्ड पूल क्या होता है? शेयर्ड पूल तो मतलब वही पूल है जो क्या कहते हैं, जो ऑल सब यूजर्स के लिए एक ही पूल है, शेयर्ड पूल है। और इसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज, और ये भी एल आर यू एल्गोरिदम को ही यूज़ कर रहा होता है स्टोरेज करने के लिए। ओके। और अब ये जो हमारा, अच्छा हमने ये यहाँ पे ग्रेनुले का साइज पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट साइज जो है किसी भी चीज़ को स्टोर करने का, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी का, वो डिफ़ॉल्ट या तो 48 MB होता है, या तो 48 MB होता है, या फिर 4 MB होता है। ये ये डिपेंड करता है सीपीयू पे कि सीपीयू कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। ओके। कितना स्ट्रॉन्ग सीपीयू है, कितना वीक सीपीयू है। और रैम पे डिपेंड करता है, रैम हमारी कौन सी, कितनी अच्छी रैम है, कितनी बुरी रैम है, कितनी ज़्यादा रैम है, उस पर डिपेंड करता है। ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ये हो जाता है। अपनी मर्ज़ी से भी हम दे सकते हैं कि कितने एमबी का ग्रैनुलर देना है, रैम कितनी एलोकेट करनी है। अच्छा ये रैम है। ओके। रैम। अब ये जो हमारे शेड पूल है, शेड पूल का ग्रैनुलर जो है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू शेड पूल की वो 64 MB होती है।
128 MB भी होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या हम अपनी मर्ज़ी से खुद भी कर सकते हैं। बट अगर पुराने ज़माने के जो 32 बिट के पीसी आते थे, पुराने ज़माने में ना 32 बिट के कंप्यूटर होते थे, 32 बिट, वो विंडोज़ एक्सपी वगैरह, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर 64 MB की रैम यूज़ होगी। अगर आज के ज़माने का 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसको 86 ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, 86 ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अगर 64 बिट या 86 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 128 MB रैम यूज़ होगी। इसी की तरह से हमने अपना रीडू लॉग बफर पढ़ लिया कि रीडू लॉग फाइल में डाटा जाने से पहले जो टेम्पोरेरी डाटा आता है वो रीडू लॉग बफर में आता है, और वो फिर लॉग राइटर के प्रोसेस के थ्रू इधर जाके राइट हो जाता है रीडू लॉग फाइल्स के अंदर। अब इसके अलावा हमने लार्ज पूल का पढ़ लिया, इसमें बैकअप होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ओके, रिकवरी, सेशन मेमोरी वगैरह सारा कुछ होता है। जावा पूल का पढ़ लिया, अगर जावा यूज़ हो रही है, कोई जावा की मशीन बनी हुई है, जावा की वर्चुअल मशीन, कोई जावा का ऑब्जेक्ट है, कोई जावा की एग्जीक्यूशन होनी है किसी भी तरह की, तो वो जावा पूल के अंदर होगी। इसी तरह से हमने अपनी ये डेटाबेस राइटर, लॉग राइटर, ये सब के प्रोसेस के पढ़ लिए क्या क्या करते हैं। हमने ये एसमॉन का पढ़ लिया, सिस्टम मॉनिटर, सिस्टम की हेल्थ एंड रिकवरी को देखता है। इसके अलावा हमने प्रोसेस मॉनिटर को देख लिया, अगर सिर्फ एक प्रोसेस है जो फेल हो रहा है तो वो उसको देखता है। इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, बट ये प्रोसेस यहाँ भी बनाते हैं कुछ लोग यहाँ भी बना देते हैं, इसी के अंदर, इस ब्लू वाले डब्बे के अंदर यहाँ भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है ARCN। इस प्रोसेस का नाम है ARCN, इसको आर्चीवर भी बोलते हैं, आर्काइवर। इसको क्या बोलते हैं? आर्काइवर, ओके। अभी जो आर्काइवर का प्रोसेस है, नाम से जाहिर हो रहा है, रीडू लॉग फाइल से आर्काइव बना के आर्काइव लॉग फाइल्स में ये वाला जो प्रोसेस है ये काम करता है। सिंपल वही जो सारा पढ़ा है हमने कि प्रोसेस ही सारे काम करा रहे होते हैं ना। तो ARCN या आर्काइवर का प्रोसेस रीडू लॉग फाइल से आर्काइव लॉग फाइल्स बना रहा होता है। चेक पॉइंट हमने पढ़ लिया, चेक पॉइंट क्या होता है। अब जो हमारा चेक पॉइंट होता है यस, अब जो हमारा चेक पॉइंट होता है वो हमने पढ़ लिया कि वो ये हमारी कंट्रोल फाइल्स को डील करता है, ठीक है। कंट्रोल फाइल्स की सारी उनके फाइल लोकेशन वगैरह को डील करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं रिको या रिकवर। क्या बोलते हैं, एक और प्रोसेस होता है वो इसी के अंदर होता है, रिको। um, तो बहुत सारे प्रोसेस हजारों होते हैं यहाँ पे, जस्ट हम जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। एक और प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिको, रिको या रिकवर। अब अगर अगर कभी कोई प्रोसेस फेल हो जाए, अगर कभी कोई प्रोसेस है जो फेल हो जाए, ठीक है, और उस टाइम पे पीमॉन भी वर्क ना कर रहा हो, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस फेल हो जाए तो पीमॉन का काम है ना उसको क्लीन करना, अगर ये भी काम ना कर रहा हो तो रिको या रिकवर का प्रोसेस ये उस प्रोसेस को क्लीन कर देता है और दोबारा इनिशिएट कर देता है, ओके। अब इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जॉब क्यू, तो बोलते हैं जॉब क्यू, जॉब क्यू। एक और प्रोसेस होता है वो भी इसी के अंदर होता है, जॉब क्यू। अभी जो जॉब क्यू का प्रोसेस है ये डिसाइड करता है कि अगर यूज़र 1000 क्यूरीज भेज रहे हैं
तो पहले जॉब क्यू के पास जाते हैं, फिर जॉब क्यू उनकी प्रोसेसिंग करवाता है लार्ज पूल बैकअप के। जॉब क्यू का काम है स्केड्यूल करना। क्या काम है? स्केड्यूल करना कि अगर कोई बहुत सारे प्रोसेस आ गए हैं तो उनको लार्ज पूल के अंदर स्केड्यूल करता है कि कौन से प्रोसेस को पहले चलाना है, कौन से को बाद में चलाना है। वो जॉब क्यू का काम है। इसी तरह से हमने फिर ये डाटा डिक्शनरी कैशे को भी सारा पढ़ लिया है। और जो डाटा डिक्शनरी कैशे है ये मेटा डाटा स्टोर करते हैं, डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, ताकि डाटा की इंटेग्रिटी बनी रहे, डाटा के अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स बने रहे, और मतलब कि टेबल की नेम्स, टेबल का सब कुछ, टेबल्स का डाटा, कॉलम्स का डाटा। इसमें ओरेकल की डाटा डिक्शनरी आ जाती है, इसका टेबल्स, व्यूज, उन सब के नेम्स, कंस्ट्रेंट्स वगैरह ये सब कुछ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायनेमिक डाटा डिक्शनरी होती है, जिसके अंदर मतलब कि अभी जो हमारी डेटाबेस है वो किस स्टेट के अंदर है ये आ जाता है। टेबल्स किस स्टेट के अंदर है, टेबल यूज़ हो रही है, कौन सी टेबल यूज़ हो रही है, कौन सी टेबल यूज़ नहीं हो रही, ये सब कुछ आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे डाटा स्टोरेज कैशे के अंदर इस चीज़ का भी डाटा होता है कि कौन सा यूज़र किस टेबल को कब यूज़ कर रहा है, कौन सा यूज़र किस टेबल को यूज़ कर रहा है। ये भी तो एक डाटा अबाउट डाटा है ना, मेटा डाटा है। डाटा अबाउट डाटा है, तो ये भी सब में आ रहा होता है। Now this is the complete course of Oracle architecture. I hope you understood it well.